नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। क्या भाजपा खत्म करना चाहती है आरक्षण? दूसरा, अडानी जी की फोटो कब हमारे कार्यालयों में दिखेगी? और तीसरा, राजनीतिक कार्यक्रमों की दुर्व्यवस्था में मौत, कौन जिम्मेदार? आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी आर्थिक मदद हमें करनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या भाजपा खत्म करना चाहती है आरक्षण? ये इस रेफरेंस में हो रहा है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अभी भाजपा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, भाजपा सरकार के ऊपर, कि वो आरक्षण खत्म करना चाहती हैं और आज नहीं तो कल सारे आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऑर्डर किया कि जो अर्बन स्थानीय निकाय चुनाव हैं, बेसिकली नगर स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, उसमें जो ओबीसी आरक्षण के बिना ही वो कराया जाए। उसका बैकग्राउंड समझ लीजिए, क्योंकि अभी टोटल जो ये स्थानीय नगर निगम और नगर पालिका और इन सब के चुनाव होने थे, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत के चुनाव होने थे। कोर्ट ने सरकार का जो एक, हाईकोर्ट ने जब ये सुनवाई कर रहे थे तो सरकार का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो ओबीसी के आरक्षण के लिए, स्थानीय मतलब जो ये नगर निगम के चुनाव हैं उसके आरक्षण के लिए जो उनका ड्राफ्ट था रेजोल्यूशन, उसको उन्होंने नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक इंटरव्यू निकला है, उसमें भी उन्होंने जो बातें मैं कह रहा हूं उसी लाइन पे उन्होंने बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि 2012, अब इसको समझ लीजिए कि क्या है और इसमें कहां पेच फंस रहा और क्या है बात, आरक्षण की पूरी बात क्या है। उनका कहना है कि 2012 और 2017 के चुनाव में सीटों का जो आरक्षण हुआ था उस समय, ओबीसी सीटों का या बैकवर्ड सीटों या किसी का भी, वो रैपिड सर्वे की बेसिस पर हुआ था। अब इस बार वो रैपिड सर्वे की जगह क्यों ट्रिपल टेस्ट को इंसिस्ट किया जा रहा है, ये उनका बेसिक आर्गुमेंट है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रिपल टेस्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि ओबीसी के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही ये होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसको एक तरह से मानना बाध्यता है, अगर कानून माने तो, अगर देश संविधान से चले तो। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है? ये एक फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेस्ट किया था कि एक कमीशन नियुक्त कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद जो भी कम्युनिटी है उसकी एक क्वांटिफाइबल उनकी डेटा संग्रह करिए और फिर आरक्षण निर्धारित कीजिए। मोटे तौर पे मैं फिर से आपको 3 स्टेजेस बता दूं। एक कमीशन राज्य सरकार नियुक्त करेगी, उसको गठन करेगी, नियुक्त क्या गठन करेगी, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए होगा। वो ओबीसी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है उसके डेटा कलेक्ट करके उसको उस पे देख के, अपना मनन करके, अपनी एक अनुशंसा, अपना एक रिकमेंडेशन राज्य सरकार को देगी कि इस सीटों पे ऐसे ऐसे आरक्षण होना चाहिए। राज्य सरकार इन रिकमेंडेशन की बेसिस पर स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण कहां कहां होना है वो फाइनल करेगी। अब उसमें एक चीज और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है कि 50% से ज्यादा, मोर देन 50% टोटल आरक्षण उससे ना जाए। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 50 सीटें ही रिजर्वेशन में रहें, उस 50 और 50 जनरल रहें। अब 50 में SC ST बैकवर्ड ओबीसी सब उसी में आएंगे। ये उनका मुख्य रूप से मानना जो ट्रिपल टेस्ट है। राज्य सरकार ने अभी जब राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत की एक प्रोविजनल आरक्षित कौन कौन सीट कहां होगी ये एक लिस्ट निकाल दी थी। उसके बाद लोग पेटिशन उसके से पहले और बाद में किए। पेटिशन में राज्य सरकार ने जो लिस्ट निकाली थी वो रैपिड सर्वे के आधार पर निकाली थी। इसको लेके लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने जब इसको एग्जामिन किया तो उसने ये कहा कि क्योंकि रैपिड सर्वे एक्सेप्टेबल नहीं है और चुनाव आपको अभी तुरंत कराने हैं, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं चुनाव, तो आप
बिना ओबीसी सीट के आरक्षण होने के आप ऐसे ही चुनाव करा दीजिए। ये क्योंकि आपने कराया नहीं था रैपिड सर्वे, और बिना ट्रिपल टेस्ट के आप ये कर नहीं सकते हैं सीट आरक्षण, तो आप ऐसे ही चुनाव करा दीजिए। अब बेसिकली क्या है कि सरकार ने जब ये हुआ तो सरकार के ऊपर आरोप लगने लगे कि भाई ये तो आरक्षण ही खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं आरक्षण से हो। तो सरकार ने अभी क्या किया कि तुरंत एक कमीशन बना दिया है। उस कमीशन में 5 शायद मेंबर बनाए हैं, और उसकी मियाद 6 महीना रखी है। अभी काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ है। आप सब जानते हैं कमीशन 5-6 महीने में कहाँ काम अपना वो दे पाएगा रिपोर्ट। खैर, मतलब जो कमीशन बन गया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है बीजेपी की, क्योंकि जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक राज्य सरकार संस्तुति नहीं कर सकती, राज्य सरकार फाइनल नहीं कर सकती है। और ऐसा लगता है, जो अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड है, कि ये रिपोर्ट आते आते 2024 का जनरल इलेक्शन तो पार हो चुका होगा। तो मतलब उससे पहले इलेक्शन अब होना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, ट्रिपल टेस्ट से कराया जाए, तो उसमें क्या चैलेंज करेंगे नहीं मालूम। अब इसके रिपरकशन समझ लीजिए। जब इसकी मियाद खत्म हो जा रही है अर्बन लोकल बॉडीज की, नगर निगम और इत्यादि की, तो भाई सरकार तो चलती रहनी, काम तो कौन चलाएगा? सरकारी अधिकारी चलाएंगे। सरकार चलाएगी, तो सरकारी अधिकारियों की भी पौबारा है, चुने हुए प्रतिनिधि तो उस समय रहेंगे नहीं। अच्छा, अब आरक्षण के मामले में भी बीजेपी की दृष्टि को समझना होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार सरकारी नौकरी कम करते जा रहे हैं। सरकार में जो कुछ जरूरतें हैं भी, उसको भी कोशिश किया जा रहा है कि संविदा के कर्मचारियों से एडहॉक बेसिस पे उन लोगों से वो काम करा लिया जाए। संविदा में कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि तो प्योरली टेम्पररी जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है। तो ये धीरे धीरे आरक्षण को बाहर धकेलने की कोशिश है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओवरऑल दृष्टि भी आपको इसमें समझनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का मन बहुत आरक्षण देने का नहीं है। आप रोज सुबह से शाम तक उसको आप देखते होंगे कि आरक्षण कितना गलत है, और कम कॉम्पिटेंट लोग कहाँ पहुंच जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो कहीं ना कहीं सरकार ये माहौल भी बनाती है कि नहीं, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिसकी जो आरक्षण की वजह से आगे पहुंच जाते हैं, ये सब वो करती है। वो एक अलग बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। अब दूसरा विषय है, अडानी जी की फोटो कब हमारे कार्यालयों में दिखेगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडानी जी ने अभी 1-2 दिन पहले एक लंबा इंटरव्यू, 37-38 मिनट का इंटरव्यू, आज तक उनके चैनल पे नहीं, उनका चैनल तो एनडीटीवी है, आज तक पर जाके उनका एक बड़ा इंटरव्यू हुआ। उसको राज चेन्नगप्पा जी ने लिया, जो उसके एडिटर भी हैं। और उनका, जरा मैं जल्दी से एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं राज चेन्नगप्पा जी का। उन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू 2014 के बाद 2 बार ले चुके हैं वो, और मनमोहन सिंह जी का भी एक इंटरव्यू न्यूक्लियर, जब हम लोगों ने टीटी साइन की थी और यूएस से, उसके बाद किया था। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, चाहे राज चेन्नगप्पा जी हो और चाहे अडानी जी हो, दोनों लोग जब इंटरव्यू दे और ले रहे हैं तो उस पर बड़े साहब की छाप बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। जो फकीरी छाप है ना, वो फकीरी पना दिखाई दे रहा है, कितना फकीरी पना है। क्योंकि राज चेन्नगप्पा जी का जो स्तुति गान है, वो केवल मतलब स्तुति गान टूवर्ड्स अडानी की कंपनी, इसके लिए वो केवल ओपनिंग उसमें नहीं है, लगातार वो स्तुति गान पूरे 38 मिनट चलता रहता। साफ आप अगर इंटरव्यू देखने के, आप पूरी पेशेंस हो, अगर देखने का मन हो तो देखें, तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। पता है कि कैसे पहले से क्वेश्चन आंसर सेट है और किसको क्या बोलना है, ये तय है। अच्छा, इसमें यह भी उन्होंने राज चेन्नगप्पा जी ने शुरू में बताया कि भाई इंडिया टुडे ने अडानी जी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2022 बनाया है। अब न्यूज मेकर ऑफ द ईयर तो अडानी जी है ही, ऑफ 2022 क्या, तो जब तक ये सरकार चलेगी, जब तक उनके दोस्त मित्र लोग हैं, तब तक तो वही न्यूज मेकर रहेंगे। मैं एक चीज बस आपको ये बता दूं कि थोड़ी चीजें लोग क्या करते हैं, ये अब एनडीटीवी के मालिक हैं। आपने कभी ये देखा है कि एक संस्था का, एक मीडिया संस्था का व्यक्ति दूसरे संस्था में उसको जगह मिले? डिस्कशन के लिए जा सकता है, अलग है, लेकिन उसका इंटरव्यू अलग हो।
पत्रकारिता में अगर आपने प्रिंट मीडिया में कहीं देखा हो, लोग नाम तक दूसरे का नहीं लिखते हैं, दूसरे उसका नाम तक नहीं लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में एक दूसरे को बुलाने का चलन नहीं है, लेकिन यहां पे बाकायदा इंडिया टुडे ग्रुप ने अडानी जी को बुला के उनका इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू खूब ज्यादा दूसरे चैनलों पे भी चल रहा है। तो मैं जो मुझे लगता है कि वो साफ साफ एडवर्टोरियल है, मतलब वो एडवर्टीजमेंट है, वो कोई इंटरव्यू नहीं। उसका पैसा जरूर दिया होगा अडानी जी ने। अडानी जी नेक आदमी है, बढ़िया बिजनेसमैन है, जो काम करता है उसका दुगना दाम उसको देते हैं। तो फ्री फंड वाले तो नहीं होंगे कि ये हम लोग टाइप लोग होते हैं, जुगाड़ ढूंढते हैं कि कहीं इंटरव्यू मिल जाए। जो सारे वक्त आते हैं, किसी को हमारे यहाँ तो पैसा दिया नहीं जाता है, तो वो आप उनको जानते हैं, उनसे कहते हैं, उनसे कहलाते हैं कि भाई पैसा ऐसे यहाँ कुछ है नहीं, आप पैसे आइए। लेकिन ये तो सेठ है ना, बड़ा सेठ है, दुनिया के 2 नंबर के 3 नंबर के सेठ हैं, तो इनको पैसा देने दाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 1-2 चीजें मैं ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने कहा कि मैं आपको शेयर कर लूं। मैं अपने साथी से आग्रह करूंगा कि कैमरा थोड़ा घुमा के क्रोमा नाम की चीज होती है उसको एक बार दिखा दें, बस 1 सेकंड के लिए क्रोमा दिखा दें। एक हरा पर्दा आपको दीवार पे दिखेगा, ये मेरे यहां भी क्रोमा लगा हुआ है, और बस ये मेरे यहां भी क्रोमा लगा है, एक दीवार पे क्रोमा लगा है। हम लोग को सस्ता काम करना होता है भाई, हम तो लंदन पेरिस यहाँ वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो कभी मन करता है कि जरा पीछे आईफिल टावर दिखाया जाए, लंदन ब्रिज दिखाया जाए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कुछ दिखाया जाए विदेशी, तो अपना शौक इसी से पूरा कर लेते हैं। इसके सामने बैठ जाते हैं, हरे रंग का कपड़ा है, इसको क्रोमा बोलते हैं। अब इसके पीछे ये अपने आप हट जाता है, उसकी एक टेक्निक है, वो बहुत जो इसको जानते हैं वो सब जानते हैं इसको। अब उसमें आप चाहिए तो हिमालय लगा लीजिए, चाहिए तो चांद लगाइए, चाहे तो सितारे लगाइए, चाहे तो मंगल लगाइए, चाहे तो एफिल टावर लगाइए, चाहे तो गांधी लगाइए, चाहे तो गोडसे लगाइए, जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए। तो ये जो इंटरव्यू है ये अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इतने बड़े आदमी, अरे भाई इनको क्रोमा पे करने की क्या जरूरत थी? ये तो ऐसे बढ़िया कोई मतलब, अरे इनको पसंद आया तो होटल ही खरीद लेते, तो उस लोकेशन का। हम लोग को तो भाई होटल के अंदर घुसने में भी है कि मालूम नहीं बिल कितना आ जाए। तो ये जरा मुझे ऐसा लगता है कि क्रोमा पे इनको करने की क्या जरूरत थी। दूसरा मुझे ये लगा कि टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा छूत का रोग हो गया है। अब टेलीप्रॉम्प्टर क्योंकि छूत भी हो गया और शायद फैशन भी हो गया। बहुत से फैशन आपको ये मार्क किए हैं कि नहीं, कोई अगर बड़ा आदमी कोई करने लगता है तो फिर उसको जो फॉलो करता है उसको भी करना है। दोनों लोग, ये आप बिल्कुल साफ देखिए तो जो अंग्रेजी बोली जा रही है अडानी जी, और जिस ढंग से एक फ्रेम में कभी भी दोनों लोग नहीं आए हैं, आप ये देख रहे हैं शुरू का एक पहला शॉट छोड़ के, ये एक ही फ्रेम में आते हैं और वो सामने देख के लग रहा है कि उसको ठीक से पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे अब मैं अटकता हूं, मैं वो होता हूं, मैं कहीं कुछ कहता हूं, मैं उनसे लेकिन यहां बिल्कुल चलते चल रहे हैं और धीरे धीरे वो स्टाइल वही है जो बॉस की स्टाइल है, उसी तरह से पढ़ रहे हैं। उच्चारण जैसा आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। एक जगह लेकिन गलती हुई, ये गलतियां हम लोगों के यहां तो हो सकती हैं। अच्छा, हम लोग चूंकि इस तरह की गलतियां हो गई। मैं एक और आज चीज बताऊं, मेरे किसी दर्शक ने कहा था कि आपके पीछे एक किताब रहती है जिसमें एक नग्न लड़की की तस्वीर है, तो मैं आज उसको भी क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से था ये किताब है जिसको कहते थे एक नग्न लड़की की एक तस्वीर है। तो मैं इसलिए क्लियर कर दूं कि मेरे मन में बहुत दिनों से था कि इसको मैं बता दूं। ये किताब है जो बेसिकली माइंड, स्पिरिचुअलिज्म, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, किताब ही ये है। पढ़िए, आपका भी दिमाग शांत रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे किसी दर्शक बार गए वो पीछे नंगी लड़की की तस्वीर, अरे नंगी लड़की की तस्वीर नहीं, आपके मन में नंगी लड़की होगी। वो बाबा रामदेव से मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं, आप थोड़ा उनसे इलाज अपना करवा लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें छोटी मोटी होती हैं। इन भाई साहब ने, अब हुआ क्या दिक्कत इनसे, क्योंकि इन्होंने कई हिस्सों में इंटरव्यू दिया होगा, वो एक शॉट मैं कोशिश करूंगा कि लग जाए, कुर्सी का वो नहीं हो पाया, एक सोफा दूसरी तरह का, एक सोफा दूसरी तरह का, दिखाया जा रहा है कि एक ही इंटरव्यू हो रहा है, सोफा बदल दिया। इनके यहां ये सब कैसे गलती हो सकती है मुझे नहीं मालूम। और राजचंद्रप्पा जी तो बहुत पुराने आदमी हैं, ये सब उनको मतलब कैसे हुआ? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं 0.01% भी गलत हूं, और ये बहुत से लोगों को लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अडानी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना आके, और केवल अंग्रेजी में कर लें, जैसी अंग्रेजी बोल रहे हैं, जितनी बेहतरीन अंग्रेजी बोल रहे हैं, मतलब वर्ड्स
मैं फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मीडिया से बात कर लें सामने सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लाइव कर लें। क्योंकि मुझे एक अभी भी नहीं समझ में आता है इस देश में, ये अंग्रेजी मानसिकता से निकलना होगा। हमें अपनी भाषा में बात करनी है। देखिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं गांधी से शुरू कर रहा हूं। गांधी जब हिंदुस्तान आए तो अंग्रेज उन्होंने गुजराती में अपनी बात कहनी शुरू की, उन्होंने गुजराती में लिखना शुरू किया। मैं गांधी नहीं हूं। मैं जब आपसे बात करने का माध्यम, जब मैंने इससे शुरू किया, तो मैंने हिंदी का चैनल चलाया। मैंने जब न्यूज़पेपर किया, मैंने हिंदी का न्यूज़पेपर चलाया। मैंने मैं अंग्रेजी के पब्लिक स्कूल में पढ़ा, मैं जीवन भर अंग्रेजी में काम किया, लेकिन जब इसकी बात आई तो मैंने हिंदी में बात की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपसे बातचीत करने में मेरी जो मातृभाषा है, मैं उसमें आपसे बेहतर बात कर सकता हूं। आई कैन कम्युनिकेट इट मच बेटर। इनको क्या पढ़ा है यार, एक गुजराती बढ़िया भाषा थी, नहीं आती है अंग्रेजी, गुजराती में बोलो, केम छो, आप ये सब अपना बोलिए, सबको समझ में आएगा। आप गुजराती बोलिएगा, सबको समझ में आएगा। और पैसे की भाषा तो वैसे भी सबको समझ में आती है, आप कुछ बोलिए, सब समझ में आ जाएगा। एक दो चीजें मैं जरा इसलिए बता दूं कि उसके कंटेंट में भी एक दो चीजों की छोटी छोटी वो हैं जो मैं आपसे शेयर कर लूं। जैसे उन्होंने एक बताया ना कि 60,000 करोड़ उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन दे दिया। किसको दे दिया? अपनी ही कंपनी के, अपने ही एक फाउंडेशन को 60,000 करोड़ दे दिया। तो 60,000 करोड़ मैंने इस जेब से निकाल के इस जेब में दे दिया। मैंने कितना बड़ा काम किया इस देश के लिए। खैर, जैसे होता क्या है कि बर्थडे के दिन मेरी पत्नी मुझे 2 शर्ट दे देती है, उसकी बर्थडे के दिन मैं एक साड़ी उसको दे देता हूं, और हम लोग कहते हैं हम लोग बर्थडे में हम लोग गिफ्ट देते हैं। खैर चलिए, दूसरा उन्होंने एक नाम लिया अरुणिमा सिन्हा जी का। अरुणिमा सिन्हा जब 2013 में एवरेस्ट क्लाइंब की थी, तो मुझे इस बात का आई एम प्राउड ऑफ इट कि 2013 में जब एवरेस्ट क्लाइंब करके अरुणिमा वापस आई, तो आई वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, मेरी पहली संस्था थी जिसने 2013 में उनको लोकपत सम्मान दिया था। और उससे पहले हमारे, और वो हमने, अब वो सब चीजें हैं हमारे उस पर भी होंगी, यूट्यूब पे मैं अभी नहीं डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डाल दूंगा उसको। अरुणिमा वो था, मतलब 2000 इनका इंस्पिरेशन अरुणिमा सिन्हा है 2013 के बाद। तो उससे पहले ये क्या कर रहे थे, ये तो बहुत लंबे समय से बात कर रहे थे। खैर चलिए ठीक है, मैं एक दो चीजें और कह दूं। जैसे इन्होंने कहा कि 70 और 80 के दशक में इन्होंने वो समय देखा है जब बिजली, पानी और सड़क के लिए बहुत मुश्किल थी। और भाई मैं अपनी बात बता दूं, मैं लखनऊ शहर में रहता था, पानी बिल्कुल म्यूनिसिपल का जो नगर पालिका है उसका पानी लगातार आता था, दिन भर आता था। दिन में 1-8 घंटे उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाता था, तो जो नीचे का नल होता था वहां पे वो पानी आता रहता था, ऊपर के नलों पे नहीं चढ़ता था, लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर ठीक हो जाता था। 24 घंटे पानी आता था, वही पानी हम लोग पीते भी थे और कोई स्वास्थ्य नहीं खराब होता। तो पानी उस समय का और आज के पानी में, जो आज कौन सा घर है जहां आरओ नहीं, ये जरा देख लीजिएगा कि उस समय पानी अच्छा था किस समय। मैं दूसरी बात और कर दूं, शहरों में बिजली की बात इन्होंने कही, बिजली शहरों में उपलब्ध थी, शहरों में बिजली उपलब्ध थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सड़क की खैर उन्होंने बात की। मैं एक बात और जल्दी से इसलिए कर दूंगा कि कुछ चीजें जिसको फॉलो करते हैं, इन्होंने बार बार कहा, उसकी कुछ बातों को, अच्छी बात बिल्कुल लीजिए, कपड़े और पहना करिए, इंटरव्यू में अगर 3-4 बार कपड़े और बदलते तो आप बड़े आदमी लगते। भाई ये दुनिया के दूसरे नंबर के, वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी, आपको तो हर शॉट में कपड़े बदलने चाहिए थे। नहीं बदले तो कम से कम 2 बार बदल लेते, 3 बार बदल लेते, कपड़े नहीं बदले। तो एक दो चीजें जरा समझ लीजिए। आपने बताया ना कि हिंदुस्तान और चीन करीब करीब एक साथ स्वतंत्र हुआ, उस हिस्ट्री को थोड़ा समझ लीजिए। चीन स्वतंत्र हुआ 1912 में, 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 2 चीन बने, लेकिन स्वतंत्र वो हो गया था 1912 में। तो जरा मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े आदमी है ना, आप अगर इसको ठीक से, क्योंकि दिक्कत क्या है, जैसे आज से जब 50 साल बाद हिस्ट्री पढ़ा जाएगी तो ये देश भी 2014 में आजाद हुआ, ये हम लोग को भी अब लगने लगा है कि 2014 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था, सब चीजें बेकार थी। तो 2014 में देश आजाद हुआ है, ये हम भी मानते हैं। उसी तरह से चीन 1912 में आजाद हो गया था। मैं एक और चीज कह के इसको समाप्त करूंगा, थोड़ा लंबा हो जा रहा है। इंडियन बैंक का आपसे पूछा गया कि आपका इंडियन बैंक का, आप ये जो अलग से इंटरव्यू देख लीजिएगा, इन्होंने बताया कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है इंडियन बैंक का, लोगों का आरोप है कि आप इंडियन, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि 9 साल पहले हमारा जो इंडियन बैंक का लोन था वो हमारा टोटल उसका 86% था। अब उन्होंने कहा कि वो अब करीब 32% हो गया है।
मैं आपकी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 2013 में अडानी जी की क्योंकि मैंने नेटवर्थ से निकाला है, बाकी बहुत सी फिगर। अडानी जी की नेटवर्थ 2013 में 2.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, और अगर 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का 86% हम निकालें कि जो बैंक एक्सपोजर था, तो वो मोटे तौर पे 2.236 यूएस डॉलर आता है। अगर हम नेटवर्थ से निकाल ले रहे हैं, वो फिगर दूसरी होंगे, हम नेटवर्थ से निकाल ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और 2022 में आज जब वो कहते हैं कि अब तो मेरा बैंक एक्सपोजर केवल 32% है इंडियन बैंक्स का, बाकी मैं फॉरेन से ले आया हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तो 2022 में आपकी नेटवर्थ थी 116 बिलियन यूएस डॉलर, और उसका 32% 37.12 यूएस डॉलर होता है। तो आप 2013 में 2.236 बिलियन यूएस डॉलर आप इंडियन बैंक से लेते थे, आज आप 37 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन बैंक से लिए हुए हैं। तो ये जरा फर्क आप लोग समझ लीजिएगा। चलते चलते मैं एक लास्ट वाला इसलिए कर दूं क्योंकि वो एक जरूरी चीज है हमारे और आपके लिए। अंतिम राजनीतिक कार्यक्रमों में दुर्व्यवस्था में मौत कौन जिम्मेदार, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि इस तरह का एक हादसा हुआ है, दुख की बात है कि राजनीतिक उसमें कोई जाए और उसमें अगर मृत्यु हो जाए। तेलुगु देशम पार्टी की एक रैली में आंध्र प्रदेश के नेरोल जिले में कुंदुकूर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। ये 2024 में वहाँ राज्य के चुनाव हैं, उसकी तैयारी में तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू साहब अपनी लगातार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, तेलंगाना भी जा रहे हैं, और उसी के उस क्रम में वो यहाँ पे भी आए थे कुंदुकूर में, और यहाँ पे उनकी जब वो आए तो भगदड़ मची और 7 लोग मर गए। वो हालांकि उसके बाद वो रैली कैंसिल हो गई, वो अस्पताल गए और अस्पताल में जाके उन्होंने 10-10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। लेकिन एक चीज जरूरी है, कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है, तेलुगु देशम पार्टी जिम्मेदार है इस मृत्यु के लिए, चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार है। क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज याद दिला दूं, और याद इसलिए दिलाना जरूरी है कि ऐसी चीजों में ना कोई जांच होती है ना किसी को सजा मिलती है। 2004 में लखनऊ के लालजी टंडन जो गवर्नर भी हुए, मंत्री भी हुए, अब नहीं है, उन्होंने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, चूंकि यहीं से सांसद थे और प्रधानमंत्री थे, उनका कामकाज वही रिप्रेजेंटेटिव थे एक तरह से उनके, उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन में अप्रैल 2004 में जब आचार संहिता लगी हुई थी, उन्होंने साड़ी बांटी थी अपने बर्थडे वाले दिन में एज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। उसमें 21 या 22 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद मैं ये बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मुलायम सिंह यादव की सरकार 2007 तक रही। 2004 के बाद उनकी सरकार, यूपीए की सरकार आ गई, तो ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी ने उनको प्रोटेक्शन दिया। लेकिन उनका किस केस का क्या हुआ कुछ पता नहीं। 21 या 22 महिलाएं मरी थी, कौन जिम्मेदार आज तक नहीं पता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस पे भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये सब चीजें होती रहती हैं, लोग मानते रहेंगे। गरीबी हमारे यहाँ बहुत है, कहीं कुछ फ्री में मिलता है तो लोग जाएंगे लेने। और चलते चलते अ वर्ड ऑफ कॉशन एंड अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, ईश्वर न करे भारत जोड़ो यात्रा एक मूविंग यात्रा है, इट इज मोर डेंजरस। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग चल रहे हैं, नए लोग चल रहे हैं। एक स्टैंडिंग एक रैली, एक क्लोज उसमें करना ज्यादा आसान होता है, एक साड़ी बांटना ज्यादा आसान है। आप ठीक से लोगों की लाइन लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो भी उसका आयोजन करता है वो बधाई के पात्र हैं, और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। पीपल शुड बी मोर पर्टिकुलर ऑन दिस थिंग। ये रैली होंगी, आरती होंगी, इस तरह के कहीं ना कहीं कार्यक्रम में लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरह की जब मौत होती है तो सब सच में दुख बहुत होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।